हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहले ही मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि हम जो आज हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे वो 11th क्लास के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हमें डिस्कस करनी पड़ेगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन हम इतनी डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके 11th क्लास से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता कुछ भी ऐसा। ओके, बाद में अगर आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पे वो सब पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्लास 11th के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री है, लिमिटेड हिस्ट्री आपको जाननी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो एक बात आप ध्यान रखो, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि भारत में ब्रिटेन का रूल था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो बहुत से लोग इस डाउट में रहते हैं, और इवन मेरे पास भी ये डाउट था कि भाई भारत में ब्रिटेन का रूल रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। तो मैं आपका ये जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। दोनों का रूल रहा था। ओके स्टूडेंट, दोनों का रूल रहा था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी होती है, तो 1757 से लेकर 1857 तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था बेसिकली। ओके, और 1857 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटेन का रूल था। ये बात आपको मैं बता देता हूँ। ओके, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले रूल करा, और जब भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट का मतलब है जब भारतीय लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उसके बाद ब्रिटेन ने सोचा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए पावर किसने कैप्चर कर ली? ब्रिटेन ने कैप्चर कर ली। ब्रिटेन की रानी जो थी एलिजाबेथ, उसने सारी पावर अपने हाथों में ले ली थी बेसिकली। ओके, तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने 1773 से ही भारत के अंदर रूल आना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1973, सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट, ओके, थर्ड आपका चार्टर एक्ट लाने शुरू कर दिए थे। तो मतलब ये बहुत सारे एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए ताकि भारत के अंदर गवर्नेंस को अच्छा किया जा सके, और यही कहीं ना कहीं हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से शुरू होता है। मतलब जब भारत एक कॉलोनी था, जब भारत एक गुलाम था, तभी से ही भारत का जो संविधान निर्माण का काम है वो शुरू हो गया था। ओके, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत से जा रहे थे 1947 के अराउंड, तो उससे पहले ही भारत के अंदर संविधान की बात होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, संविधान निर्माण की बात होनी शुरू हो गई थी। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले 1946 में एक मिशन आया जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ब्रिटिशर्स ने 3 मेंबर थे इसमें कैबिनेट मिशन के अंदर, और इन 3 मेंबर को भेजा ताकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत में एक संविधान होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार है और क्या अधिकार उनके पास नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। वैसे कैबिनेट मिशन के और भी काम थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम एक था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, इन्होंने संविधान नहीं बनाया, इन्होंने जस्ट संविधान बनाने के लिए मतलब इंस्ट्रक्शन दिए, एक सेटअप तैयार करा। संविधान तो भारतीय नेताओं ने ही बनाया। ओके, तो अब ये ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन भारत में आया था जिसने एडवाइजरी करी कि भारत में संविधान बनना चाहिए। ओके, तो इसी के चलते 9 दिसंबर 1946 आज़ादी से लगभग 8 महीने पहले भारत के संविधान की फर्स्ट बैठक होती है, फर्स्ट बेंच बैठी गई। ये आप डेट ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट जो बैठक थी वो संविधान सभा की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, पहली संविधान सभा थी, वो कब बैठी गई? 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें बेसिकली भारत के संविधान बनाने की शुरुआत होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके, सच्चिदानंद सिन्हा
जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो इसके बेसिकली अध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, जो कभी भी इनको हटाया जा सकता है। तो नाम ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज द फर्स्ट नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आप ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। सेकंड जो बैठक हुई थी वो हुई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसके अंदर जो अध्यक्ष बनाया गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भारत के पहले प्रेसिडेंट भी इनको बनाया गया फिर बाद में, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया तब हम इनको भी भारत का प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ये दो बात आप ध्यान रखना कि फर्स्ट ये परमानेंट थे, ओके, ये परमानेंट है, ये नॉन परमानेंट थे। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये टेम्परेरी थे और ये परमानेंट थे। ये आप बात दोनों ध्यान रखना। तो फर्स्ट जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। सेकंड जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखना, ओके। अगली जो डेट आप ध्यान रख सकते हो वो याद रख सकते हो, आपकी थर्ड है 12 दिसंबर 1946। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, ओके। या इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था 12 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा लाया गया था? नाम ध्यान रखना, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और इसको लाने का ऑब्जेक्टिव एक ही था कि हमारे संविधान का जो रूपरेखा है, हमारे संविधान की जो इमेज है वो कैसी होगी, इसी को बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, या इसको बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा था कि भारत का संविधान कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या बातें की जाएगी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे संविधान के अंदर बेसिकली हमारे संविधान को फ्लेक्सिबल बनाया गया, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र को अपनाया गया। तो ये सब बातें कहाँ मेंशन की गई थी? ये सब बातें पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन की गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन की गई थी। एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ओके, तो ये क्वेश्चन ये है कि हमारा संविधान देखो 1949 में बन गया था। इवन 26 नवंबर, प्रॉपर डेट है 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन इसको लागू कब करा? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो इसके पीछे रीज़न कई बार पूछ लेता है कि भाई रीज़न क्या था ऐसा कि हमने 2 महीने बाद इसको पूरा इम्प्लीमेंट करा। जब 26 नवंबर को संविधान बन चुका है, पूरा बिल्ट हो चुका है, तो 26 जनवरी को ही हमने क्यों लागू करा? तो इसके पीछे रीज़न जो है वो है 1930 का लाहौर अधिवेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर लाहौर अधिवेशन क्या है ये? देखो बच्चे, 1930 में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। 1930 में नहीं, बेसिकली पास 1930 में हुई थी वो मीटिंग। 1929 में हुई, ठीक है। कब हुई? दिसंबर 1929। और जगह थी लाहौर। लाहौर आज पाकिस्तान में है, लेकिन पहले वो भारत का ही पार्ट था। तो दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस के लीडर्स थे, पंडित नेहरू हो गए, पटेल जी हो गए, तो सारे लीडर मिले और उन्होंने डिमांड किसकी करना शुरू कर दिया? उन्होंने डिमांड करी पूर्ण स्वराज की। उन्होंने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कि अब हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, कि हमें अब पूरी आज़ादी चाहिए। ओके, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, पूरा आज़ादी चाहिए हमें। पूर्ण स्वराज की डिमांड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहेंगे, जबकि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो इनका मतलब इनकी जो बैठक थी, इसमें जो रेजोल्यूशन निकल के आया, जो प्रस्ताव निकल के आया, वो 26 जनवरी
1930 को पास हुआ था। इसी रीज़न से 26 जनवरी हमारे लिए हिस्टोरिकल डेट थी, क्योंकि इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था, जो रेजोल्यूशन था, उसको एक्सेप्ट करा, उसको अपनाया था, कांग्रेस ने अपनाया था। इसी रीज़न से इस डेट को हमने याद करते हुए अपने संविधान को कब इम्प्लीमेंट करा, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इसी दिन भारत का रिपब्लिक डे बनाया जाता है, भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये आप बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो ये डेट ध्यान रखना, पहली एक ये डेट ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि कब लागू किया गया था भारत का संविधान, और पहली बैठक कब हुई थी वो भी ध्यान रखना, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को, ठीक है। किस मिशन के द्वारा, किस मिशन ने इसको प्रमोट करा, तो इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये आपकी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बतानी ज़रूरी थी ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आइए कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं हमारे संविधान की। हमारे संविधान के अंदर जो बेसिक बातें हैं वो आप ध्यान रखना। जब हमारा संविधान बनाया गया तब उसके अंदर कितने आर्टिकल थे, लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप एक अलग पन्ने में इन सबको लिख लो। तो 395, तो 395 आर्टिकल हमारे संविधान में उस टाइम थे। आर्टिकल को बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद। तो 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में थे जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ओके, कितने पार्ट थे हमारे संविधान के उस टाइम? पार्ट थे उस टाइम हमारे संविधान के अंदर 18, जो आज बढ़ के हो चुके हैं 22। अब बच्चे बोलेंगे सर पार्ट क्या है? देखो पार्ट बच्चों ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे संविधान में देखो बहुत सारी बातें लिखी गई, ठीक है। कुछ बातें नागरिकता को लेकर लिखी गई, सिटीजनशिप को लेकर लिखी गई, कुछ बातें फंडामेंटल राइट को लेकर लिखी गई, कुछ बातें डीपीएसपी को लेकर लिखी गई, कुछ बातें प्रेसिडेंट से रिलेटेड लिखी गई, कुछ बातें जुडिशरी से रिलेटेड लिखी गई। तो हर सेक्शन के लिए अलग पार्ट बनाया गया, अलग डिवीज़न बनाया गया। इसीलिए हमारे संविधान को पहले 12 पार्टों में डिवाइड कर रखा था, लेकिन आज उसको 22 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जो पार्ट 1 है, हमारे संविधान का जो पार्ट 1 है उसमें ये लिखा गया है कि भारत जो इंडिया है उसकी डेफिनेशन क्या है, हम किस किस जगह को भारत कहते हैं, कौन कौन सी टेरिटरी हमारे पास है और किन किन टेरिटरी में हमारा रूल है। तो ये पार्ट 1 में लिखा गया है। पार्ट 2 में क्या लिखा गया है? पार्ट 2 में लिखा गया है कि भारत का जो नागरिक है वो कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। ये कौन से ये किस में लिखा है? पार्ट 2 में लिखा है। पार्ट 2 कब से कहाँ तक आता है? तो पार्ट 2 आता है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। पार्ट 1 कहाँ से आता है? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। वहीं पार्ट 3 में मैंने बताया था आपको, पार्ट 3 में हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट है, जिसमें मैंने बताया था आर्टिकल 12 से लेकर कहाँ तक है? आर्टिकल 35 तक। ओके, और वहीं ये पार्ट 4 है, थर्ड है आपका। ओके, ये पार्ट 3 ध्यान रखना। और जो पार्ट 4 है आपका वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके डीपीएसपी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डीपीएसपी क्या होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे साफ साफ ये था कि हमारे संविधान में बहुत से सेक्शन हैं, तो उन्हीं सेक्शन को एक बढ़िया से रूपरेखा देने के लिए हमने क्या करे? पार्ट्स बनाए। तो ये पार्ट्स मैंने को बताए, इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हाँ याद धीरे धीरे आपको हो जाएंगे। अभी इतना ये नहीं है कि आपको सारे ही याद करने हैं। ओके, अगला जो पार्ट है वो है अगला पार्ट मैंने को पहले आप आर्टिकल उठा दिए, पार्ट उठा दिए, शेड्यूल, ठीक है। जो शेड्यूल है वो कितने हैं हमारे संविधान में? शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची। पार्ट को तो समझ गए होंगे, भाग बोलते हैं, मैंने बताई थी आपको, भाग बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनुच्छेद। ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। तो अनुच्छेद इसको बोला जाता है। तो ये अनुसूचियां जो है हमारे संविधान के अंदर, कितनी अनुसूचियां हैं? पहले हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, बट आज के डेट में वो कितनी है? वो है 12, ठीक है। अब ये अनुसूची क्या बोला है? देखो बच्चों, ये ज़्यादा कुछ इसको समझने की, इसमें आप ये बस ध्यान रखो, जो हमारे जो अनुसूचियां है, जो शेड्यूल है, ठीक है, ये बेसिकली 8 थे, वो 12 है। शेड्यूल का मतलब तरीके से हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल के अलावा कुछ प्रोविज़न थे जिनको आर्टिकल में ढालना बहुत मुश्किल था, उससे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल बढ़ जाते, तो उनको हमने कहाँ रख दिया? शेड्यूल में रख दिया। इसलिए हमारे संविधान में कितने शेड्यूल है आज की डेट में?
पहले 8 थे, वो आज कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, और कितने आर्टिकल आज की डेट में हमारे संविधान में हो गए हैं, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 450 से ज़्यादा आर्टिकल हमारे संविधान में आज हो चुके हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब न्यूज़ पढ़ोगे तो देन आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में किन किन लोगों का बहुत बड़ा रोल था। ये फोटो मैंने लिया हुआ है। बेसिकली ये हमारे संविधान के जो हमारी संविधान सभा थी, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, जिनका मेन रोल था, ये उनमें से लोग हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ठीक है, ये आपके BR अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो। जगजीवन राम का नाम भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो मेरा इसको बताने का मतलब यही मेरा मोटिव है, उद्देश्य, मेरा पर्पस यही है कि आपको बता सकूं कि किन किन लोगों ने हमारे संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया था। जैसे कि मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे। तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये रहे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये भारत जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके चेयरमैन थे, उसके प्रेसिडेंट थे। तो इनका तो और बड़ा योगदान रहा, कहीं ना कहीं इन्होंने सारे अमेंडमेंट को सारे आर्टिकल्स को फेस करा, अपने डिसीजन दिए, अपने आइडियाज़ रखे, तो इसलिए इनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंने बताया था आयरन मैन कहते हैं, आप ध्यान रखना, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था, वो था भारत को एक करने में। अब बच्चे बोलेंगे सर एक करने में, भारत तो एक ही है। देखो, आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। 1947 में भारत में 565 रजवाड़े थे। कितने थे, 565 राजा रजवाड़े। मतलब भारत में ब्रिटेन का रूल तो था ही, ब्रिटेन के रूल के साथ साथ भारत में बहुत सारे राजा महाराजा भी थे। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद के राजा, ओके, जोधपुर के राजा, जूनागढ़ के राजा, ठीक है, भोपाल के राजा। तो 565 राजा महाराजा थे। और इन राजा महाराजों का क्या अधिकार था, इन राजा महाराजों के पास अधिकार था कि चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे वो आज़ाद रहे। तो इन सब को भारत में शामिल किसने करा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए इनको भारत का आयरन मैन बोला जाता है, भारत का लोहा पुरुष बोला जाता है, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल काम था जितने भी 565 रजवाड़े हैं उनको भारत में शामिल करना। आज का भारत आप देख सकते हो, पहला ऐसा नहीं था, वो डिफरेंट था। ये कहानी अलग कहानी है, इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है। जब हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा कि इस कहानी में और क्या क्या चेहरे हैं। ओके, तो ये 3 नाम मैंने आपको बताया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले जो व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बहुत से लोग तो इनको संविधान जब भी हम बात करते तो इन्हीं का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और भीमराव अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ पे था, तो भीमराव अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन था ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब, ड्राफ्टिंग कमेटी को बोलते हैं हिंदी में प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम यही था कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का एक तरीके से फॉर्मेट तैयार कर देना, ठीक है, कि मतलब हमारे संविधान में कहाँ पे क्या रखा जाएगा, किस किस इशू को लेकर बहस ज़्यादा की जाए। मतलब ये जो ड्राफ्ट था, हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर था, वो किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बहुत से लोग उसके मेंबर भी थे, ठीक है, और उन लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन निभाया। वैसे सबके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो 350 के अराउंड मेंबर हैं, तो उनके बारे में इतना डिस्कस आपसे नहीं पूछा जाएगा। जस्ट मैंने आपको एक बेसिक बताया कि किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था हमारे संविधान निर्माण में, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ओके,
तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में मैंने बेसिक बातें आपको बताई। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस लेक्चर से आपके बहुत से निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के आप जो मैंने आपको 1 मार्क्स जो आपका फैक्ट बताया वो लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इससे काफ़ी सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यह ध्यान रखना। आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी फर्दर लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हमारा संविधान किस तरीके से बनाया गया, किस देश से हमने क्या क्या अडॉप्ट करा, वो सब हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। वैसे मैंने आपको बेसिक्स तो बता ही दिया कि इसके अंदर हमारे संविधान का रूपरेखा जो आज का संविधान है वो सब हमें बताया गया था 1946 के अंदर ही। ओके, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगले लेक्चर में इसको आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यू।